हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जियोग्राफी की क्लास। एनसीईआरटी की 7th क्लास है और थर्ड चैप्टर है, यानी कि ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फैक्ट कलेक्ट करेंगे। और ये किसके तैयारी के लिए, देखिए इसमें हम बहुत सारी सीटेट है, ठीक है, यूपीएससी है, एनसीईआरटी जो पूछता है, पीसीएस है, ठीक है, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल एग्ज़ाम, ठीक है। ये सभी एग्जामों के लिए है, जिसे आप एमसीक्यू बना सकते हैं और अच्छे से विस्तार पूर्वक आप पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो हम अपना यहाँ से चैप्टर शुरू करते हैं हमारी बदलती पृथ्वी में। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होते हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों की तरफ घूमती रहती है। मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेट है, ठीक। ये धीरे धीरे क्या होगी, राउंड अप करती है, ठीक है, ये धीरे धीरे मूव करती है, इसका छोटा छोटा क्या होता है, मूवमेंट होता है कुछ, ठीक है। और ये किस कारण से होती है, वह केवल कुछ ही वर्षों में, क्या कुछ मिलीमीटर में, ठीक है, ये वर्षों में मिलीमीटर में ही मूवमेंट करते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, ऐसे ही रोटेट करता रहता है, ठीक है, वृत्तीय रूप में, ठीक है, ऐसे से रोटेट करता रहता है। तो प्लेट इस गति के कारण होती है, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित हो जाती है, जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल, इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एरो एरो लगा देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, किसी ने पूछ दिया कि वह कौन सा बल है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगता है, तो आप एग्जाम में पूछ देगा तो आप बताएंगे आंतरिक बल के कारण, ठीक है। जब मैग्मा वृत्तीय रूप में क्या करता है, मूवमेंट करता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो उन्हें आप देखिए, सेकंड, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, जो बाहरी, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसकी बाहरी सतह पे जो काम करेगा बल, ठीक है, इसके बाहरी पे, इसके जो स्थल मंडल पे जो काम करेगा फोर्स, उसे क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल, ठीक है। एक्सोजोनिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, या बहिर्जनिक, मैं लिख दूं क्या आप लोगों के लिए, बहिर्जनिक बल, ठीक है। बहिर्जनिक फोर्स काम करता रहता है, इसे इंग्लिश में क्या करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से भी जाना था। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होता है, और तो कभी धीमी गति से। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी पर की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। किसी, देखिए इसमें कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, पृथ्वी की जो गति है वो कुछ मोमेंट करता है, ठीक है। ये दो रूपों में चेंज हो गया है, पृथ्वी की जो गति है, ठीक है, इसमें दो रूपों में बांट गया है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के बारे में। अंतर्जनित में दो चीजें होती है, आकस्मिक चीज होती है और पटल विरूपण होता है, ठीक है। आकस्मिक में देखिए, पहला पहला क्या है, पहला क्या है, भूकंप है, दूसरा क्या है, ज्वालामुखी आता है, ठीक है, ये आकस्मिक घटना भूस्खलन होता है, ठीक है, थर्ड वाला। और इसमें विरूपण में अंतर्जनिक बल में सेकंड में क्या है, पटल विरूपण बल है, ठीक है। इसी कारण पर्वत निर्माणकारी बल होता है, जो पर्वतीय होते हैं, ठीक है। बहिर्जनित बल में अपर्दन और निरपेक्षण, जैसे क्या होता है कि बाढ़ आ गई, ठीक है, नदी का बहाव, जल कटा हुआ, तो अपर्दन होता है, मट्टियां कटने लगती है, पेड़ पौधे ना होने के कारण। तेज हवा चलती है, ठीक है, जब तेज हवा चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, रेत क्या जाती है, इकट्ठा चलती रहती है। समुद्री तरंगे, जब समुद्र में तरंगे लहरी, जब बड़ी तेजी से, मान लीजिए ये समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है पूरा, ठीक है, समुद्र, ठीक है, ये लहरें इसे क्या होती हैं, रोटेट होते रहती हैं, तो हिलता रहता है, ठीक है। हिमनद, जब बर्फ बनती है, हिमनद, हिमनद के कारण, जब हिमनद होता है, बर्फ जमी रहती है, ढकी रहती है, जो पृथ्वी की परत होती है उससे क्या, बर्फ से क्या होती है, ढकी रहती है। तो ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, ज्वालामुखी, जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। आपको डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक ज्वालामुखी है, ठीक है, ये देखिए मेटल है, जो अंदर आंतरिक भाग होता है, नीचे को पृथ्वी का, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है,
ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, मैं पहले भी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, प्रॉपर्टी है। फिर इसका इसके देखिए 3 लेयर हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर हो गई, ये जो आंतरिक भाग होता है इसमें क्रूड होता है। सेकंड क्या है, आंतरिक भाग उसमें मेटल है। ठीक है, मेटल है। ठीक है, और एक क्रूड भी है। ठीक है, क्रोड। ठीक है, तो ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल है, ये ऊपर की जो सतह है क्या है, प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल के जस्ट नीचे प्रॉपर्टी के जस्ट नीचे क्या है, मेटल है। ठीक है, प्रॉपर्टी के जस्ट में ये क्या, स्थल है, स्थल मंडल है पूरा। तो यहाँ से जब गैसें रोटेट होकर बाहर निकलती हैं, ठीक है, क्रेटर की तरफ गैस और आग बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या हो रही है, बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो ये निकास का वेंटल है, जिसे गैस उस बन जाती है, फिर लावा है। ठीक है, ये बाहरी जब गिरने लगती है ना, तो ये सब राख राख निकल रहा है। ठीक है, लावा है, ये पिघलता हुआ क्या है, मैग्मा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आप बच्चों को पता होना चाहिए। अब देखिए उस शब्द की उत्पत्ति, एंडो एंडोजेनिक शब्द दो शब्दों से बन रहा है, एंडो 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 और जेनिक से मिलकर बना। ठीक है, वो क्या हो गया, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ये वाह अंतर वाह बल हो गया, ये आंतरिक बल होगा एंडोजेनिक बल में। ठीक है, तो ये चीज़ें ये जेनेटिक की उत्पत्ति है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे लगा लीजिए। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण करने पर पृथ्वी की सतह कंपन कंपन होता है। जैसे आपने कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है भूकंप किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं स्थल स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रकृति के नीचे वह स्थान होता है जहाँ कंपन आरंभ होता है। ठीक है, कंपन जहाँ पे जमीन हिलती है उसे उद्गम केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। मैं अभी डायग्राम के माध्यम से नीचे बताऊंगा। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अभिकेंद्र के नाम से भी जाना था। अभी डायग्राम के माध्यम से वो भी मैं दिखा देता हूँ चीजें। अभिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अभिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, अधिकेंद्र अधिकेंद्र पर दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता क्या क्या धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। अब देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए, बड़े अच्छे से चीजें समझाई गई हैं। देखिए ये क्या है, ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके नीचे मेटल है, फिर उसके जस्ट नीचे क्या है, क्रोड है। तो ये जब ये जो देख रहे हैं ये मोमेंट, ये वाला उद्गम केंद्र, यहाँ से जब रिलीज होती है ऊर्जा, जब आंतरिक बल काम करता है, जिसे एंडोजेनिक बल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ जब कंपन होती है ना, चारों तरफ चीजें रोटेट होने लगती है, बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो यहीं पे उसके बाहर जो ऊपरी वाला सतह होता है, नीचे से जो ऊपर की तरफ जाता है अभिकेंद्र के नाम से, यहाँ बहुत सारी क्या होती है, क्षति होती है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्लेटें हैं, ये क्या है, एक दूसरे से क्या प्लेटें लगी हुई हैं पृथ्वी के। देखिए तरंगे, भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पी तरंगे, यानी पी के नाम से है पी तरंगे। ठीक है, एस तरंगे। ठीक है, एल तरंगे। ये तीनों तरंगे, इसको पी तरंगे को नाम से जाना भी जाता है। इसे हिंदी में क्या, अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जाना जाता है, किसको, पी तरंग को। ठीक है, यस तरंग को क्या जानता है, अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कभी कभी पूछ देता है। यल तरंग को क्या कहता है, पृष्ठी पृष्ठी तरंगे। ठीक है, तो यह आप लोग तीनों जो तरंगे होती कितने प्रकार की, आप बताएंगे कितने प्रकार की तरंगे हैं, 3 प्रकार के, पी एस एल। ठीक है, पहली क्या है, पी को क्या किस नाम से जाना जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से। एस को किस नाम से जाना जाता है, अनुप्रस्थ तरंग के नाम से। एल को किसके नाम से जाना, पृष्ठी तरंग के नाम से। तो चीजें जो भी बताई जाएं आप उसको ध्यान से नोट करते चलिएगा। ठीक है, जस्ट नीचे में चल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिखाना मैं चाहता हूँ। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। जैसे हम पता पहले से नहीं पता कर सकते भूकंप कब आने वाला, ठीक है, पर इससे हम कुछ आगाह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कुछ संभावनाएं हैं, अनुमान लगाएं। भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हुए, जैसे जानवरों का व्यवहार अचानक क्या होना, बदलने लगता है। तालाब में जो मछलियां उत्तेजित होने लगती हैं, बाहर की छटछटाने लगती हैं। सांप धरातल पे आने लगते हैं। ठीक है, देखिए ये गुजरात का ये गुजरात में भूकंप का ये देखिए विनाश, कैसे बिल्डिंगें टूट चुकी हैं। ठीक है, एक वस्तुस्थिति देखिए, पहले में जैसे भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में रिएक्टर स्केल 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ठीक है, दूसरा दूसरा है देखिए
स्कूल में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत हो चुकी थी। ठीक है। थर्ड में भुज में भी निराशाजनक राहत। अबुझ की तबाही, जैसे फोन लाइट लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सब क्या हो रही थी, रुक गई थी। पांचवा, शहर में आग भी लग गई थी, जैसे चारकोल और औद्योगिक क्षेत्रों में जो पलटे वाले में कारण में अनेक स्थानों पर क्या लगी, आग लग गई। नंबर 6 से देखिए, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति में घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री की केंद्र में अपील। गुजरात सरकार ने संकट के सामना करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता मांगी। किससे? केंद्र सरकार से मांगी। अब देखिए यहाँ पे नहीं बाबू, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ अक्सर एग्जाम में पूछा रहता है। भूकंप भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसका नाम क्या है? भूकंप लेखी, हिंदी में कहते हैं। ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? जो उसकी तीव्रता होती है, ये जैसे रोटेट करते हैं, इसकी तीव्रता नापने के लिए क्या करती है? रिएक्टर स्केल से नाम मापी जाती है। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भूकंप की तीव्रता 2.0 से अथवा उससे कम होती है। ठीक है। तो कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट होती है तो वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है, पर जिस तरह 6 पॉइंट के ऊपर जैसे गया, ठीक है, अधिक हुआ ना, 6 पॉइंट के ऊपर बड़ी तेजी से, देखिए बहुत शक्तिशाली ये भूकंप होता है, जिससे बहुत सारी हानि, सर्वाधिक हानि होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यह समाचार पत्रों में आपने पढ़ा भी होगा। अब किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे मान लीजिए ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका, चाहे किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, तो भूकंप से बचाव की तैयारी करना चाहिए। सुरक्षित स्थान यानी रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में इन्हें दूर रहें। और आग वाले स्थान या चिमनी के आसपास टूट सकने वाली खिड़कियां या दर्पण दर्पण की तस्वीरों फ्रेम से भी दूर रहें। दोस्तों और परिवारों को सदस्यों को जागरूकता फैलाएं, आपदा का सामना विश्वास से करें। ऐसा नहीं कि घबरा जाएं। ठीक है। बचने का आप लोग उपाय कर सकते हैं। और देखिए नीचे जो टॉपिक है, जस्ट मिनट, ये 1 सेकेंड। मुख्य स्थलाकृतियां, अपक्षय अपर्दन नामक दो प्रक्रमों का दृश्य लगातार विघटित होता रहता है। जैसे अपक्षय किसे कहते हैं? अपर्दन। जैसे क्या है, मिट्टी का जो कटाव होता है ना, तो वो जब मिट्टी का कटाव होता है अपक्षय अपर्दन के कारण ही होता है। तो छोटी, जैसे मान लीजिए आप कहीं सड़क है, ठीक है, बहुत तेज से नहर से पानी आ रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, तो मिट्टी का कटाव 100% हो जाएगा। मान लीजिए ये, ठीक है, पौधे हैं, क्या है? पौधे हैं। ठीक है। ये पौधे हैं, बीच से रोड गया है। ठीक है। तो यहाँ जब पानी जाएगा ना, नहर का जब पानी जाएगा, तो यहाँ कम चांसेस रहेंगे मिट्टी के कटाव के, अपर्दन के कम चांसेस रहेंगे। पर यहीं पे मान लीजिए रोड है, ठीक है, रोड बना है और यहाँ पेड़ पौधे नहीं लगाए गए हैं, तो मिट्टी का अपर्दन कटाव क्या होगा, बड़ी तेजी से होता रहता है। ठीक है। आप देखते रहते हैं, टीवी में अक्सर आता रहता भी है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया तेज हो जाती है। भूदृश्य जैसे जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को अपर्दन कहते हैं। जैसे वायु से भी कटता है। जैसे रेगिस्तान में जब पवन चलती, हवा चलती है ना, तो एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर क्या, मिट्टियां, धूल के कण जो होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है। जल यानी मिट्टी, पानी बड़ी तेजी से होता है, तो अपर्दन अपर्दन का बहुत तेजी से होने लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, निपेक्षित करते रहते हैं। अपर्दन और निपेक्षण ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए नदी के कार्य, आप यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं, आप नोट कर लेना चाहिए। अभी बताऊंगा नदी के कार्य। नदी जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता रहता है। जब नदी किसी खड़ी ढाल से स्थान से अत्यधिक कठोर सैलों व खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो यह क्या, जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए चित्र है, यहाँ डायग्राम है, एक जलप्रपात है, बड़ी ऊंचाई से जब सैले पानी गिरती है, सैल पर गिरती है, मृदुल मिट्टी जो बहुत नरम मिट्टी होती है। ठीक है। तो ये मिट्टी का कटाव है, कट जाता है। ठीक है। जल है, कठोर सैल है, ऊपर की जो चट्टानें बड़ी कठोर होती हैं, ठीक है, शक्ति द्वारा काटे गए, जब लगातार पानी गिरता है ना, तो मिट्टी का कटाव 100% होगा। ठीक है। विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर पता है आपको? दक्षिण अमेरिका में, जो वेनेजुएला का शहर है, हमें दक्षिण अमेरिका में एक वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला में स्थित है, क्या, एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात जो उत्तरी अमेरिका में, जैसे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कनाडा में देखिए ये नियाग्रा जलप्रपात है, और अमेरिका में फिर नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है।
ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, और एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात है। जब नदी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखिए चित्र बनाया गया है ना, विसर्प किसे कहते हैं देख सकते हैं। ये देखिए विसर्प, जब ये टर्न लेती है, जब नदियां यहाँ पे बड़ी तेजी से टर्न लेती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, विसर्प। ठीक है। ये जो बाहरी होते हैं, मिट्टी का जो ऊपरी ढलान होती है ना, ये तटबंध होते हैं। ठीक है। जैसे देखिए नहर है, ठीक है, अगल बगल जो मिट्टी मिट्टी फेंकी जाती है, यही तो देखिए मिट्टी तो है अगल बगल, देखिए डायग्राम में बताया है ना। ये इसको क्या कहते हैं, तटबंध के नाम से भी जानते हैं। विसर्प लूप के सिरे से निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। क्या होती है, नदियों से क्या कहते हैं, कट जाते हैं भाई। ठीक है। इसे जिसे चापर झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जैसे क्या होता है, कभी कभी जानते हैं पानी का स्टोर होने से ज़्यादा होता है, तो कभी कभी ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, शहरी इलाके में बांध टूटने से। ठीक है। तो महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों का अवसाद कहते हैं। जैसे उपजाऊ बाढ़कृत मैदान, निर्माण, और निर्माण के उत्कीर्ण तटों की तटबंध कहते हैं। जैसे निर्माण होता है ना भाई, बांधते हैं मिट्टी से, तो वही चीजें होती हैं। अब नीचे कुछ पॉइंट है ना, वितरिका के नाम से किसे जाना जाता है, जो मिट्टी का कटा होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, इस नदी में धीमी गति से जाते हैं, अपने लगाए गए मलबे को निक्षेपण करने लगते हैं। वितरिका अपने मुहाने के निर्माण में मुहाने के अवसादों को संग्रहण डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेती है मलबा, तो इसी के वितरिका के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मुख्य नदी यहाँ से निकली ना, तो जब स्टोरेज होने लगता है, चीजें स्टोर होने लगती हैं समुद्र किनारे, तो उसी को डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंगे अपरदन या निरपेक्ष तटीय स्थलाकृतियां होती हैं। समुद्र तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी चौड़ी होती हैं, इनमें समुद्री गुफा कहते हैं। छत ही बचती है, जिसे तटी मेहराब के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, जैसे ये है ना, ये पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान थी, जब पानी एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, तटी मेहराब बन जाता है, छेद सा होना लगता है। ठीक है। समुद्री गुफा है, ये इधर से है। ठीक है। ये देख सकते हैं, ये स्टैक है, बहुत सारी चट्टानें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। ठीक है। अपरदन छत की होती है स्टैक। देखिए दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक के नाम से, दीवार की जैसे खड़ी होती रहती है, खड़ी है। ठीक है। ऊपर ऊर्ध्वाधर एकदम। समुद्री तरंगों की इन अवसादों से जमा शैलों को ऊंची समुद्री विरूप के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचे शैलों तटों को समुद्र विरूप कहते हैं, जो समुद्री तरंगे किनारे को अवसाद जमा कर देते हैं, समुद्री पुतिन का निर्माण करते हैं। अब देखिए हिमनद के कार्य के बारे में दिया, ये तो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों पूछता रहता है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे का कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदन कर देती है। गोलासमों मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने पर उन गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा ऐसे छोटे बड़े शैल रहित एवं तलछट मिट्टी निरपेक्ष हिमोर का निर्माण करते हैं। पवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है। मेंस के एग्जाम में रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निष्पेषण का प्रमुख कारक है। और रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। छत्रक शैल पवन शैल के ऊपरी भाग को कहते हैं, निचले भाग को आसानी से काटती है और शैल आधारित संकीर्ण का शीर्ष विस्तृत होता है। पवन चलने पर यह साथ रहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या चलती जाती है, छोटी पहाड़ियां बनाती है। बालू का टिब्बा टिब्बा भी होता है। जब बालू के कण महीन हल्के होते हैं ना, तो उन्हें उड़ाकर एक अत्यधिक दूर ले जाता है। जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो लोएस भी कहते हैं। ठीक है। जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको लोएस किसे कहते हैं, तो कभी मत देखिएगा कोई नई चीज है, देखिए यहीं पे है। ठीक है। ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे लोएस के नाम से भी जाता है। चीन में विशाल लोएस निक्षेप है, कहाँ पे, चीन में। ठीक है।
अब आपके लिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यू हैं, आप देख भी सकते हैं। आप इसे हल कर सकते, प्लेट क्यों घूमती है? दो बलों के कारण है, अंतर्जनित बल होता है, बहिर्जनित बल के कारण, बहिर्जनित अंतर्जनित किसके फोर्स के कारण होता है, ये भी लिख सकते हैं। अपर्दन क्या है ये भी मैंने बताया। बाढ़ के मैदान का निर्माण कैसे होता है ये भी बताया। बालू टिब्बा किसे कहते हैं नीचे भी अभी बताया हूँ। समुद्री पुतली का निर्माण कहते हैं, पुलिन का मतलब वही मेहराब। चापर झील कैसे होती है, ये आप सॉल्व करके कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपकी किसी प्रकार की क्वेरीज होगी तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो चुका है, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ढेर सारा प्यार दें, तो मैं आगे का चैप्टर पढ़ाता चलूँ। आपको जिस प्रकार का सब कोई भी सब्जेक्ट हो तो मुझे आप रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उस पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करके। थैंक यू सो मच दोस्तों।